आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों आज हम जो है जो डीएक्स वाला पेपर था 822 डीएक्स वाला वो मैथ का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हम जो है ईबी वाला भी सॉल्व कर चुके हैं और कुछ पेपर हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिला तो जो है और जो जितने पेपर है सबको सॉल्व करेंगे। जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो अपना जो है मैसेज कर देंगे, पेपर को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है इसको पूरा देखते हैं। इसमें पहले खंड अ वाला जो है उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 17/2 का स्क्वायर गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो इसमें पूछा है कि किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। देखिए 17 तो है फिक्स एकदम, 17 है ना। देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 5 मतलब 20 है ना। 20 से जब 2 में भाग मारेंगे तो पहले तो 10 से भाग मारेंगे तो 1.7 होगा, लेकिन जब 2 ये बचा है 7 तो कभी कटेगा नहीं जो है 2 से एक बार में, तो 2 बार में कटेगा। इसका मतलब दशमलव के बाद जो है 0.35 जो आएगा, मतलब दशमलव देखो इसको जब भाग मारोगे 20 से तो आएगा ये देखो यहाँ पे 1.7 हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर बचा हुआ है 0.8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा 2 पच्चे 10 है ना, यही आएगा। तो 2 स्थान पे समाप्त हो रहा है कि नहीं, तो यही इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसमें आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला इसमें इंग्लिश वाला भी आ गया है। ठीक है, तो हम जो है आगे देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु -3,5 की, देखो y अक्ष से दूरी पूछा है, इसका मतलब y से कितनी दूरी पे, -3 दूरी पे, तो -3 हो जाएगा है ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसमें फिर एक इंग्लिश एक हिंदी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योगफल, पिछले पेपर में जो हम ईबी वाला करवाए हैं उसमें सेम टू सेम यही सवाल थी, मिली है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब 2 कितना है, 4 बार 2 की घात 4 हो जाएगा, गुणे 3 की घात कितना 2 हो जाएगा। तो घात कितनी है 4 2 6 घात है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अब देखो आगे क्या है, दिया गया है लॉस 132 है 132 288, इसका 3168, तो मौसा 132 188 का कितना हो जाएगा। तो देखो 288 से तो एक मौसा का मतलब जो है दोनों में कॉमन हो, 288 दोनों में कॉमन तो है नहीं। ठीक है, अब जो है 132 देखेंगे, 132 से क्या है जा रहा है 2 बार में, 32 दूना 64 नहीं जा रहा है, 132 भी नहीं है। 48 से देखेंगे, 48 क्या 132 कट रहा है इससे, 4 3 12 8 3 24, ए भी 48 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जब 3 सही नहीं है तो डी ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। देखो मूल बराबर बोल दिया, मूल बराबर का मतलब जो है b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको जो है यूज करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac मूल समान किसमें आते हैं, मूल समान आते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जब होता है। तो b का मान यहाँ पे -12 दिख रहा है, a का मान 3 दिख रहा है और c का मान m दिख रहा है ना, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर का मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3 है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे m है ना। अब देखो ये हो जाएगा 144, सीधे सीधे ये 144 हो गया माइनस 12m बराबर हो जाएगा 0, ये बराबर 0 होगा क्योंकि जो है मूल समान है ना। अब देखो -12m बराबर हो जाएगा -144, m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 12 बन जाएगा, m बराबर 12 आ जाएगा। ये भी पिछले सवाल में पिछले पेपर में आया था, सब तो सेम रिपीट ही तो किया है। ये जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, बहुत सारा इसमें मिल रहा है। समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूल का योग होगा। देखो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, अल्फा प्लस बीटा यही मूल होता है ना, माइनस बी अपान ए, माइनस बी का मान यहाँ पे -3 है
ए का मान 5 है ना, तो माइनस बी, माइनस माइनस 3, माइनस 3 है, माइनस पहले से रहता है फार्मूले वाला, तो ये हो जाएगा 3 कट के और अपान ए बटा 5। क्या किस में सही है, ए वाला ऑप्शन सही है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे वाला सवाल है छठा, छठा तो हो गया। अब जो है सातवां सवाल देखते हैं ना। सातवां सवाल छठा ही है जी, वो छठा है तो नहीं, ये तो जो इंग्लिश वाला छठा है। चलो सातवां सवाल देखते हैं। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। देखो लैम्डा का मान क्या होगा कि जो है कोई हल इसका नहीं होगा। देखो हम जो है पिछले पेपर में मतलब सेम टू सेम सब कुछ इसमें मिल ही रहा है। पिछले पेपर में ये भी बताए हैं कि जब जो है कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या आता है, जब कोई हल नहीं होता है किसी का। देखो तो उसमें हम जानते हैं कि कोई हल कब नहीं होता है, जब देखो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हम जो है ये फार्मूला जब फॉलो करता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है ना, ये c1 है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला जो आता है तब जो है यह फॉलो करता है ना। तो इसमें जो है लैम्डा का मान हमको निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। देखो अब इसको जो है हम लोग इधर करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 70 ये हो जाएगा 2x प्लस लैम्डा वाई माइनस 35 है ना, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको जो है मान रखना है, तो पूछा है लैम्डा का मान क्या होगा, लैम्डा का मान हमको निकालना है तो हमको यहाँ मान रखना होगा। देखो a1 का मान हमारा कितना है, इसमें a1 का मान देखो ax1 होता है ना, तो a1x a2y ऐसे करके होता है, तो a जो है इसके आगे होगा तो एक ही है, कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एक है a1 अपान a2 इसका जो है 2 हो जाएगा, 1/2 बराबर b1 क्या है 2 है, और b2 क्या है, b2 हमारा जो है लैम्डा है ना, b2 हमारा लैम्डा है, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 माइनस 70 अपान माइनस 35। अब इसको जो है इन दोनों को हम लेकर हल कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को लेकर हल कर सकते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 4 हो जाएगा ना, लैम्डा बराबर 4 हो जाएगा। लैम्डा इधर 3x गुणा हो जाएगी, इधर 2 का इधर गुणा हो जाएगा, लैम्डा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है डी वाला यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, क्योंकि जो है हमको बराबर वाला लेके हमको लैम्डा का मान निकालना है, तो नॉट इक्वल टू लेके हम क्या करेंगे, हमको इक्वल टू लेना है ना, किसके बराबर आ रहा है लैम्डा का मान। तो अब देखो अब हम आगे देखते हैं, आगे वाला सवाल क्या है, 8वां सवाल हमारा है। 8वां है बिंदुओं -4 2 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक सभी लोग जानते हैं क्या होता है। देखो एक दे दिया है a/8, अभी हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक a/8। अब इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, 1 हो जाएगा, तो यह -4 और इसका क्या नाम है, ये है 5 x1 प्लस x2/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा a/8, जो a/8 है ये ऐसे ही रहेगा, a/8 को ऐसे ही रहने दो बराबर, ये देखो ये घटेगा तो आ जाएगा 1/2। अब देखो 8 इधर चला जाएगा गुणा होके, तो 2 काट देगा तो a बराबर 4 आ जाएगा ना, a बराबर 4 आ जाएगा, हमको a से मतलब है। ठीक है, और बाकी दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है, a बराबर 4 आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे वाला 9वां वाला सवाल जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9वां वाला सवाल क्या है, दिए गए चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, PQ संबंधी BC बराबर 1 संबंधी 3 है, तो AP और PB का अनुपात होगा। तो AP और PB का अनुपात पूछा है ना, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो है ये आसान सवाल है, इसको भी जो है बहुत सब लोग जो है भारी पनम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो AP, देखो यहाँ पे AP है ना, AP, और यहाँ पे क्या है, ये देखो जब एक ही जो है रेखा पूरा जो है 2 भागों में कटी होती है,
देखो यहाँ पे ए पी और पी बी, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं ए पी बटे ए बी, ए पी बटे ए बी इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बराबर इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये देखो पी क्यू है, पी क्यू बटे, यहाँ पे दिया है, पढ़ो ध्यान से, दिया है पी क्यू बटे बी सी, है ना, पी क्यू बटे बी सी बराबर 1/3, है ना, ये आ गया हमारा। अब हमको इतना पता है कि ये सब क्या है, तो अब देखो ए बी जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, इसको लिख सकते हैं नहीं, ए बी जो है ए पी प्लस पी बी लिखा सकता है नहीं, लिख सकते हैं नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर फिर से नाटक शुरू हो गया, ए बी बराबर हो जाएगा, इसको जो है हम पेज ही ऐड कर लेते हैं, पेज ऐड कर लें इसको, रुको, देखो ए बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, है ना। तो अब हम जानते हैं ए पी बटे ए पी प्लस पी बी बराबर 1/3, है ना। अब इसको जो है 3 गुणा करें, 3AP बराबर AP प्लस PB, AP इधर जाएगा 2AP घट जाएगा ये आगे बराबर PB। अब क्या पूछा है यहाँ पे, AP तथा PB का अनुपात पूछा है, AP तथा PB का अनुपात कर देंगे, AP बटे PB का अनुपात कितना आ जाएगा, PB इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा नीचे, गुणा में इधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा ना। आंसर नंबर हमारा जो है आ जाएगा 1/2 है। देख लेते हैं कौन सा आंसर है इसमें, कौन सा आंसर, इसको देख लेते हैं। 1/2 सी वाला आंसर है ना, सी वाला, ठीक है, इसको छोड़ो, नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं। आगे वाला क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में यदि 6√3 AC बराबर 12 BC बराबर 6, ये सब दिया है ना, तो माप होगी, कोण B की माप होगी। देखो त्रिभुज ABC कुछ इसी प्रकार से बन सकता है, ABC ऐसे ही बनेगा ना, तो B की माप पूछ दिया है। अब देखो हमको जो है एक सबसे पहले आसान तरीका अपनाना होता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको जो है, सबसे बड़ी भुजा को एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा को का वर्ग करके बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ के देखते हैं कि क्या उसके बराबर आ जाती है। तो 12 सबसे बड़ी भुजा इसमें है, तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये बराबर हो जाएगा 6 6 का 36। अब देखो इसमें 6 6 का 36 गुणे 3 प्लस 36 गुणे 3, 36 का 3 में गुणा 36 18, 3 3 9 1 10, 108 में 36 जोड़ेंगे 144 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारा जो है यह समकोण त्रिभुज है ना, कोण बी का मान 90 डिग्री है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे है, आगे 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 16 संबंधी 25 है, तो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात कब होता था, संगत भुजाओं का वर्ग कर देते थे, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाता था, इसका जो वर्गमूल निकाल देंगे, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल इसका हमारा हो जाएगा 4/25, है ना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे वाला सवाल क्या है। आगे वाला सवाल है 12वां सवाल है, ए बी बराबर, एक सेकेंड, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3, AC बराबर 6, BD बराबर 2 और CD बराबर 4 है, तो BAD तथा CAD का अनुपात, BAD तथा CAD का
अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 12वां सवाल है, इसको भी निकाल लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो चलिए 12वें सवाल को हम लोग देखते हैं। AC BAD इन सबको जो है क्या करना है, CAD इनका अनुपात निकालना है हमको, है ना। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात देखो ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इसका जो है ये 3 है, रुको ध्यान से देखो ये 3 है ना, ये 6 है ना। इनका अनुपात AB बटे AC बराबर कितना है, 3/6 बराबर 1/2। उसी तरह BD बटे DC बराबर कितना है, 2/4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इनका अनुपात लगभग समान आ रहा है ना, तो एक प्रकार से जो है समरूप त्रिभुज दिख रहा है ना। इनका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, एक संबंधी एक के जो है अनुपात में सब है ना, इन दोनों एक संबंधी एक के अनुपात में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यहाँ से भी इनका जो है करके देख सकते हैं, इनका अनुपात निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे वाला सवाल। आगे सवाल है 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या है, 12वां तो हो गया जी, 13वां देखते हैं। 13वां देखो, sin 31 अपन cos 59, sin 31 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31 है ना, cos 90 माइनस 31 हो जाएगा, और नीचे वाला जो है cos 59 रहेगा ही रहेगा। तो अब इसको लिख सकते हैं cos 59 बटे cos 59 हो जाएगा, एक कट के आ जाएगा 1 है ना, 1 आएगा, -1 नहीं 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है। आगे वाला सवाल है चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और तथा P से देखने पर अनुमान कोणों की माप होगी। अनुमान कोणों की माप होगी, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती किए होंगे। अनुमान कोण जब पूछता है तो ऊपर एक जो है ऐसे सीधी रेखा खींच लेते हैं, या इसके लिए भी एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब बताएंगे अनुमान कोण कितना है। ठीक है, देखो ये जो है यह पूरा जो है ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है। तो देखो ये 45 डिग्री है, ये पूरा कितना हो गया, देखो ये 45 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है ना। देखो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, पूरा कोण जो है 180 डिग्री होता है, तो इतना कोण भी 45 डिग्री का होगा, है ना। अब ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। जो ऊपर वाली सीधी रेखा से जो कोण बनता है नीचे वाली रेखा से, देखो ये वाला जो नीचे की तरफ देखने पे जो कोण बनता है ऊपर वाली सीधी रेखा से, वही जो है इसका अनुमान कोण होता है। तो इसका अनुमान कोण देखो A का पूछा है तथा P का पूछा है, पहले A का पूछा है, तो A का अनुमान कोण 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बचा कितना है 90 डिग्री होने के लिए 30 डिग्री बचा है, तो यह इसका 30 डिग्री हो जाएगा ना, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसको कैसे हल किए हैं, थोड़ा सा गोजा गया है, समझ में नहीं आया होगा, हम कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, अभी साफ से बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो यह पूरा 45 डिग्री है, ठीक है, यह पूरा 90 डिग्री है ना। 90 45 कितना हो जाएगा, 90 और 45 135 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री होता है। तो बचा हुआ जो है त्रिभुज, ये इतना कोण बचा है, तो 180 डिग्री होने के लिए 45 डिग्री और चाहिए, तो ये भी 45 डिग्री हो गया है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है पूरा, है ना, तो 90 डिग्री ये 45 हो गया, तो ये भी बचा हुआ 45 डिग्री बचा है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो पहला कोण ए वाला कितना है 45, दूसरा 30 है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 45 और 30, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं 14वां युवा ने 15वां सवाल देख लेते हैं, रुकिए। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो संख्यात्मक रूप समान है, इसका मतलब है परिधि सभी लोग जानते हैं 2 पाई r होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं जब समान है तो r एक r यहाँ से कट जाएगा, तो स्क्वायर हट गया, पाई से पाई कट गया, बचा इधर क्या 2 बचा, इधर बचा r बराबर 2। त्रिज्या ही पूछा है, तो r बराबर 2 मात्रक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 16वां वाला देखिए, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9, 8, 2 हैं को पिघलाकर 2 मीटर के कोर के का घन बनाया जाता है, तो संख्या निकालना है। तो देखो इसका जो है घनाभ को पिघलाया जाता है, इसका विमाएं दिया है 9 गुणे 8 गुणे 2, ठीक है, 9 गुणे 8 गुणे 2। अब देखो इसी के जो है आयतन का नीचे वाला जो छोटा बनाया जा रहा है उसका भाग मार देंगे, आ जाएगा हमारा जो है संख्या। तो आयतन जो है इसका 1 मीटर एक कोर 2 मीटर का है, तो 3 कोर होता है कुल, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 1 8 से ये तीनों कट गया, बचा कि 9 दूना 18, 18 इसकी संख्या कितना हो जाएगी 18, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है, 17वां है ये वाला, ठीक है। क्या निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यहाँ पे माध्य पूछ दिया है। देखो इसमें भी माध्य पूछा है, तो आपको माध्य बताना है। देखो यहाँ पे माध्य, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग जो है, तो आएगा इसका माध्य कितना आएगा, पता है कितना माध्य आएगा, इसका माध्य आएगा यही वाला, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है वही पूछा है ना, सारणी का माध्य क्या होगा। चलो आगे बता दें, हाँ हमारा यही है ना, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, ठीक है। माध्य निकालना है हमको जो है, तो हम लोग जानते हैं इतना जो है हमारा आ गया है कि अब इसमें जो है वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह हमारा होगा जो इसको जो है दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग मारेंगे, जो आएगा वही वर्ग चिन्ह हो जाएगा ना। तो यहाँ वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं, वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, है ना। वर्ग चिन्ह हमारा हो गया। अब देखो वर्ग चिन्ह जो होगा इसको क्या बोलते हैं, यक्स आई बोलते हैं ना, यक्स आई बोलते हैं। अब देखो ये यक्स आई हो गया। अब हमको जो है एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, तो जो है हमको पेज ऐड करना पड़ेगा ना। पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अब एफ आई एक्स आई भी हमको निकालना पड़ेगा उसी का, एफ आई एक्स आई उसी की जो है ये उसका एफ आई एक्स आई का मतलब जो है सीधे सीधे गुणा करना पड़ेगा ना, बारंबारता में, बारंबारता में एक्स आई का गुणा करना पड़ेगा। बारंबारता कितनी थी, देखिए बारंबारता यहाँ पे है, बारंबारता हमारी थी 5 चौका 20, 15 पचे 75, फिर 25 छक्का 1.5। हमारे पास पेपर है, हम उसको देख के जो है कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम जो इधर देखो 20 25 क्या इसका नाम है, एफ आई एक्स आई निकालना है ना, 20 चौका 5 चौका 20, ये हो जाएगा एक्स आई का एफ आई में गुणा, एफ आई एक्स आई हो जाए 5 चौका 20, ठीक है। हो जाएगा फिर 15 पचे 75, 25 छक्का 150, फिर हो जाएगा 35 चौके 140, काम कर देते हैं, फिर हो जाएगा 45, ठीक है, 45 हो गया इतना। अब एफ आई एक्स आई, तो हमको जो है माध्य का फार्मूला पता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई समेसन, जिसको जोड़ना है, समेसन मतलब जोड़ना होता है, तो इसको जोड़ लेते हैं 45, और इसको सीधे सीधे जोड़ेंगे तो सीधे सीधे पहले 45 और 75 को जोड़ते हैं ना, 45 75 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 120, 120 और 20 140, इसको भी जोड़ लेंगे तो 140 ये हो गया है ना। 140 140 कितना हो जाएगा 280, 280 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 380, और 380 430 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 430, ठीक है। समेसन एफ आई, समेसन एफ आई, एफ आई हमको निकालना है। एफ आई कितना आ जाएगा 5 4 9 6 15, 15 4 19 1 20, 20 आ जाएगा, एक कट गया, आ जाएगा 20 दूना 40, 2 1 कम 2, 21.5, इसका आंसर आ जाएगा 21.5 है ना।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका 21.5, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां था ये सवाल। चलिए अब आगे देखते हैं 18वां वाला। 18वां सवाल क्या है, 18वां सवाल जो है, यदि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बहुलक तथा क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। देखो ये जो है तीनों में एक संबंध होता है, माध्य माध्यिका बहुलक में क्या होता है, समांतर माध्य बहुलक दिया है ना, तो माध्यिका निकालना है। समांतर माध्य बहुलक दिया है तो माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसका बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हमको बहुलक दे दिया है। ठीक है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य यहाँ पे जो है उसको छोड़ देंगे। बहुलक कितना दिया है 28। ठीक है, 3 माध्यिका मतलब 28, बहुलक कितना दिया है, समांतर माध्य तथा बहुलक क्रमशः दे दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है 28 दिया है, समांतर माध्य 28 दिया है। ठीक है, माध्यिका निकालना है तो इसको इधर ला देंगे। बहुलक कितना 28 है, अरे समांतर माध्य कितना 28 है। ठीक है, गुणे 2 हो जाएगा और प्लस बहुलक कितना है, बहुलक 16 है बराबर 3 माध्यिका। 3 माध्यिका है ना। अब देखो 3 माध्यिका ये है, 28 दूना 56 हो जाएगा, 25 दूना 50, 28 दूना 56, 56 6 62, 62 10 72 बराबर 3 माध्यिका। हाँ 3 माध्यिका हो गया ना। माध्यिका का मान कितना आ जाएगा, 3 से इसमें भागा, 3 दूना 6, 3 चौके 12 24। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो 24 कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, माध्यिका इसकी 24 आ जाएगी, 3 का भाग मारेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग जिसमें सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा। 3 से 5 वाला जो है वही ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ठीक है, तो 3 से 5 ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे सवाल है 20वां सवाल है ना। 20वां सवाल हमारा है, क्या है 20वां सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग निकालना है। माध्यिका वर्ग हमको निकालना है। देखो हम लोग माध्यिका आराम से जो है इसको लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 12, संचयी बारंबारता इसका हो जाएगा 4। ठीक है, 4 9 9, फिर उसके बाद जो हो जाएगा 13 22, 22 के बाद फिर हो जाएगा 42, 42 8 50 हो जाएगा ना। अब देखो तो अब जो है इसको n/2 जब करेंगे, ये n का मान है, n/2 जब करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 किस में आ रहा है, 25 आ रहा है हमारा जो है इस वाले में आ रहा है 25 है ना। 25 इस वाले में आ रहा है तो ऑप्शन माध्यिका वर्ग पूछा है, 30 से 40 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 30 से 40 वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है। आगे खंडवा का सवाल है। खंडवा का सवाल जो है इसमें बोला है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है ना, एक √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लेंगे, √3 बराबर हो जाएगा p/q। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q क्या है, पूर्णांक है ना, q पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे ना, तो √3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। तो 3 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब q स्क्वायर है तो q एक इधर ला के जो है इसमें जो है 3 के साथ रख देंगे तो 3q बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना ला दिए हम। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3q पूर्णांक तो हो गया है ना, 3q तो पूर्णांक हो गया, 3q ये जो है ये पूर्णांक हो गया, लेकिन p स्क्वायर बटे q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, p स्क्वायर बटे q नॉट इक्वल टू
पी स्क्वायर बटे क्यू नॉट इक्वल टू 3Q ना, क्योंकि जो है ये तो पूर्णांक है, लेकिन यह जो है इसका कोई घनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, इसलिए जो है यह बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारा कल्पना जो है कोरी कल्पना गलत है ना, कोरी कल्पना है हमारी, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे वाला सवाल है tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी, देखो tan a प्लस बी बराबर दिया है एक को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री है ना, tan से tan हट गया, क्या आ गया a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, इधर देखो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर हो गया, इसको लिख सकते हैं, देखो tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 1/3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2a, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा 2a, नहीं तो जोड़ के दिखा देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर हो जाएगा 45 प्लस 30। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब क्या है, b से b कट गया, 2a बराबर 75 डिग्री, a बराबर 37.5 डिग्री। ठीक है, 37.5 डिग्री ये बराबर आ गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा 37.5 उधर चला जाएगा, तो यह जो है आ जाएगा इधर माइनस बी बराबर 30 माइनस 37.5। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 7.5 डिग्री। a और b का मान हमको आ गया। ठीक है, यही निकालना था ना, a और b का मान, देखें क्या निकालना था, a और b का मान ज्ञात करना था। ठीक है, आ गया। अब देखो आगे दिया है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो दो घन है, दोनों का 64 सेंटीमीटर उनका जो है आयतन है ना, तो इसका मतलब जो है भुजा कितना होगा, भुजा का क्यूब ही ना आयतन होगा, तो दोनों की भुजा क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी 4 गुणे 4 गुणे 4, भुजा बराबर क्या आ जाएगी 4 है ना, भुजा 4 आ जाएगी। तो भुजा 4 आ गई। देखो दो घन है, मान लो एक ए है और एक ए है, थोड़ा सा बड़ा बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेना। तो अब देखो इसकी भुजा सभी 4 4 है, 4 4 है ना, दूसरे वाले की भुजा 4 4 है, दोनों को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है, तो दोनों सट गए तो एक घनाभ बनाया जाता है। देखो अब देखो ये जो है लंबाई इसकी कितनी हो गई, ये लंबाई हो गई 4 4 8 है ना, ये पूरा 8 हो गई है ना, और लेकिन ये चौड़ाई और ऊंचाई जो है 4 4 ही है ना, तो इसका जो है हमको निकालना है क्या, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए थोड़ा सा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है। तो अब देखो लंबाई तो हो गई हमारी 8, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 4 4 है ना, तो अब इसको जो है नया पेज ऐड कर लेते हैं। लंबाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे जब हम, क्या हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई तो हमारी हो गई है 8, LB 4 प्लस BH 4 गुणे 4 प्लस HL 4 गुणे 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 कोष्ठ में
8 चौक के 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 16 32 2 32 दूना 64, 64 6 70 10 80, 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं। तो क्षेत्रफल क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है। आगे वाला क्षेत्रफल के आगे वाला क्या है सवाल, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो सारणी का जो है माध्यिका ज्ञात करना है हमको, जो है माध्यिका का फार्मूला हमको पता है। देखो संचयी बारंबारता यहाँ पे निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता हो जाएगी 7 19 19 37 और 15 52 62 65। ठीक है, अब देखो हमको सभी लोगों को पता है माध्यिका क्या होता है, ये बराबर n है ना। माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ठीक है, n/2 हमारा कितना आ जाएगा, n/2 जब ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 65 का आधा 32.5 मतलब 32 के लगभग आएगा। तो ये कहाँ पे आएगा, ये आ रहा है हमारा इस वाले में आ रहा है ना, ये इसी में आ रहा है। तो हमारा जो है F तो हमारा A हो गया है ना, F हमारा जो है कितना हो गया 18, F हमारा 18 हो गया। ठीक है, और L हमारी 20 हो गई है ना। अब CF हमारा कितना हो जाएगा, CF हमारा कितना होगा, उसके पहले वाला 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं माध्यिका। देखो L कितना है 20 प्लस n/2 मतलब 65/2 माइनस, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। CF का मान कितना है, CF का मान 12 है बटे F का मान कितना है, F का मान 18 है गुणे H का मान 10 है ना, अंतराल 10 ही है ना। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा सा। 20 प्लस ये देखो 12 दूना 24, 24 जब घटेगा इसमें से 20 में से सीधे 65 में से 24 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 41 ये देखो आ जाएगा 18 दूना 36 से जो है गुणा होके हो जाएगा ना गुणे 10। और देखो इसमें से जो है इसको काट देंगे, 2 से कटेगा 20 प्लस ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 चौक के 20, 2 से कटेगा तो ये 18 आ जाएगा ना, ये 18 आ गया। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 18 5 90, 18 में 180 है ना। तो 18 कम 18 यहाँ पे हो जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पे 2, फिर 18 कम 18 होगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पे 7, फिर 10 लग जाएगा, या फिर जो है हम इसको 7/18 भी कर सकते हैं, सही 7/18 भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 31 सही 7/18 है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं क्या है। आगे वाला है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB तथा वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2 - 3 तथा B के निर्देशांक ये हैं 1 और 4 हैं। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्व देखो पिछले वाले में है, पेपर में भी ये था। ये देखो ये ऐसे कुछ हो जाएगा A और B है ना, ये केंद्र दे दिया है, केंद्र पे दिया है कितना 2 और -3 और B 1 4 है, ये निकालना है x और y निकालना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं तो इसको जो है हम निकाल लेंगे। 2 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, यहाँ -3 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4/2। अब देखो यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 3, y इक्वल टू आ जाएगा -10। ठीक है,
y इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो हमारा जो है क्या आ जाएगा 3 - 10 ऑप्शन ए, ऑप्शन में था वो अगली बार, इस बार जो है 2 नंबर में पूछ दिया, यही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कुछ भी नहीं है आगे। अब जो है देखो इसमें जैसा रिस्पांस मिलेगा, अगर अच्छे से वीडियो चलेगी तो जो है हम अगला पार्ट बनाएंगे। अगर चाहिए जो है कमेंट करना कि जिसको जो है अगला पार्ट चाहिए, क्योंकि जो है पूरा अभी सोल्यूशन नहीं दिए हैं, पूरा सोल्यूशन जिसको चाहिए कमेंट करना, कल तक जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।